वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेबिलिटी पढ़े थे और उसका कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया था। आइए जल्दी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो उसमें आपको GSHS दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको GSHS दिया गया है। GSHS इक्वल टू 1 अपॉन S इंटू 1 प्लस 2S इंटू 1 प्लस S। ठीक है, ये दिया गया है आपको और आपको कहा गया है कि इस सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बताइए कि ये स्टेबल है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग राउथ हर्विट्ज जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये आपका GSHS है। तो 1 प्लस GSHS इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई S इंटू 1 प्लस 2S इंटू 1 प्लस S। ये ऊपर जाएगा तो जाएगा S इंटू 1 प्लस 2S इंटू 1 प्लस S प्लस 1 बाई S इंटू 1 प्लस 2S इंटू 1 प्लस S इक्वल टू 0। नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा? ये S इंटू इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू S S अब प्लस 2S 3S प्लस 2S इंटू S 2S स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व कीजिए, अगर कंप्लीट करें तो जाएगा 2S क्यूब प्लस 3S स्क्वायर प्लस S प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब इसका राउथ टेबल बनाते हैं। S क्यूब S स्क्वायर S टू द पावर 1 S टू द पावर 0। तो यहाँ जाएगा 2 3 1 1 0 0 3 1 जा 3 माइनस 2 1 1 बाई 3 0 0 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 0 बाई 1 बाई 3। तो कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब देयर आर नो रूट्स ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कोई साइन चेंज नहीं है। सिंस नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू 0 देयरफॉर राइट हैंड साइड पोल इक्वल टू 0 देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पोल इक्वल टू 3। सिस्टम इज स्टेबल। क्लियर? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यही था। RS, ये ब्लॉक डायग्राम RS 100 बाय S स्क्वायर, इसमें दो फीडबैक, एक फीडबैक है 0.1S और एक फीडबैक है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, और इस सिस्टम का आपको स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे? पहले 100 बाय S स्क्वायर और 0.1S को फीडबैक लेकर के एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको और 1 को लेकर के एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरा इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको हम ट्रांसफर फंक्शन जो ओवरऑल मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा है। 100 अपॉन S स्क्वायर प्लस 10S प्लस 100, बहुत लोगों का यही आया होगा। 100 अपॉन S स्क्वायर प्लस 10S प्लस 100। प्रोसेस आप जानते हैं, इस तरह के हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। दोनों फीडबैक को पहले इन दोनों को आप किस फॉर्मूला पे लेंगे? GS अपॉन 1 प्लस GSHS। यहाँ GS ये है, HS ये है, और इससे जो मिलेगा वो यहाँ पूरा का पूरा रहेगा और उसके साथ फीडबैक क्या होगा? यूनिटी नेगेटिव। ठीक है, और फिर फाइनली जो आएगा ट्रांसफर फंक्शन वो ये आएगा। अब इसकी आपको चेक करनी है कि अगर ट्रांसफर फंक्शन ये है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? तो यूज राउथ हर्विट्ज, वेरी सिंपल। तो राउथ हर्विट्ज टेबल यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? S स्क्वायर प्लस 10S प्लस 100। तो राउथ हर्विट्ज टेबल बनाइए। S स्क्वायर S1 S0
इस पे जरूर कमांड कीजिए। देयर विल बी वन और मोर क्वेश्चन इन कंपटीशंस एज वेल एज इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 0। 10 into 100 minus 0 by 10 100, all positive, no sign change, therefore system is stable। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किसी सिस्टम का जीएस दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और यह भी कहा है कि इस सिस्टम का एक यूनिट नेगेटिव फीडबैक है और यह सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है और उसका जो ग्राफ बनेगा अनडैम्प्ड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 रेडियन पर सेकेंड, और तब आपको निकालना है के और बी। तो आइए बनाते हैं और देखते हैं कितने लोगों का सही है। राउथ हर्विट्ज यूज करने के लिए हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। GS आपके पास है, यूनिटी नेगेटिव आपको बताया गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा 1 प्लस GS तो ये होगा K इंटू S प्लस 1 बाई S क्यूब प्लस BS स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1 प्लस GS इंटू HS, ओके, इक्वल टू 0। तो इसको अगर करें तो ये हो जाएगा S क्यूब प्लस BS स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1 प्लस K इंटू S प्लस 1 इक्वल टू 0। S क्यूब प्लस BS स्क्वायर प्लस ये इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर दे रहे हैं, KS प्लस K हो जाएगा, ठीक है ना। K इंटू S प्लस 1 को लिख रहे हैं KS प्लस K। इससे फायदा ये है कि यहाँ पर S कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, K प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, राउथ हर्विट्ज टेबल बनाएंगे। लेट्स सी। तो ये क्यूब का पावर है, तो यहां लेंगे S क्यूब S स्क्वायर S टू द पावर 1 S टू द पावर 0। आइए देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 आएगा, B है, यहाँ B आएगा, फिर यहाँ पर है K प्लस 3 तो यहाँ पर आएगा K प्लस 3, और यहाँ पर K प्लस 1 तो यहाँ आएगा K प्लस 1 0 0, ठीक है ना। यहाँ की वैल्यू क्या होगी बोलिए, B इंटू K प्लस 3 माइनस K प्लस 1 बाई B, यही होगा, और यहाँ की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ की वैल्यू क्या होगी 0, फिर दिस इंटू दिस बाई दिस, यहाँ क्या हो जाएगा K प्लस 1 0 0। अब आइए, ये तो निकल, ये तो राउथ टेबल बन गया। अब हम लोग जो आपको हिंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको यूज करेंगे। सबसे पहला हिंट है कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। मार्जिनली स्टेबल होने के लिए हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी ए रो which have all zero terms and that row must be adjacent to an S having odd power। ऐसा रो जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो और वो रो बगल में होना चाहिए S टू द पावर ऑड के इसमें। तो देखिए इसमें जैसे ये जीरो है और ये जीरो है, तो ये जो रो है ना, ये रो, दिस रो, तो ये रो आपको इस रो को अगर ये इसकी वैल्यू ये कंप्लीट अगर जीरो हो जाए, ये कंप्लीट अगर जीरो हो जाए, तो फिर क्या होगा कि एक कंडीशन निकलेगा, है ना, एक कंडीशन वहां से निकलेगा कि क्योंकि ये दो एलिमेंट जीरो हैं, ये भी जीरो अगर हो गया तो एक कंडीशन निकलेगा मार्जिनली स्टेबल का। लेकिन मार्जिनली स्टेबल सिर्फ इतने से ही नहीं हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल होने के लिए
इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए कि देयर मस्ट बी नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये रो कंप्लीट जीरो होना चाहिए, क्योंकि s टू द पावर 1 का है। आप कह सकते हैं इस रो में भी इसको तो ये s स्क्वायर करोगे, ऑड वाला रो जीरो होना चाहिए, तो ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। और एक और क्या होना चाहिए, b, चूंकि ये प्लस है यहाँ पर साइन, तो b मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड k प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना। क्यों? ताकि नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट करते हैं। मार्जिनली स्टेबल जो हिंट दिया है वहां से एक ये पॉइंट निकले, ये जीरो होना चाहिए, तो वहां से एक रिलेशन निकलेगा b और k के बीच में। दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो चाहिए। तो सिंस मार्जिनली स्टेबल therefore b into k plus 3 minus k plus 1 upon whole b equal to 0, तो ये चला जाएगा उधर। तो दिस implies that b equal to k plus 1 by k plus 3, ठीक है, b equal to k plus 1 by k plus 3, ठीक है ना, इक्वेशन 1। ठीक है, अब आइए देखिए हम लोग बना चुके हैं सवाल इस पे काफी सारे। जब राउथ हर्विट्ज में जब एक रो कंप्लीट जीरो आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो जाता है कि सिमेट्रिसिटी है, तो उसके बाद उन सिमेट्रिकल पोल्स को निकालने के लिए, उनके लोकेशन को पता करने के लिए हम उसके जस्ट ऊपर वाले रो से क्या बनाते हैं, ऑक्सिलियरी इक्वेशन। उस ऑक्सिलियरी इक्वेशन से हम लोगों को दो या जितना भी उसका जो भी पावर हो ऑक्सिलियरी इक्वेशन का, उसके हिसाब से हम लोग क्या मिल जाता है, रूट्स मिल जाता है, पता है। तो इस रो को जीरो किया गया, तो इसके ऊपर वाले रो से ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, देखिए ऑक्सिलियरी इक्वेशन will be bs square plus k plus 1 into s to the power 0 equal to 0। bs square plus k plus 1 into s to the power 0 equal to 0। जो रो कंप्लीट जीरो हुआ उसके ऊपर वाले रो से ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाते हैं ना, वहीं से रूट निकलता है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा हिंट हमारा ये है रेडियन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ऑक्सिलियरी इक्वेशन का जो रूट्स आता है वही होता है ना, वही होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो पहले हम ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाएं, bs स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां से जो रूट आएगा वो भी k और b के टर्म्स में ही होगा, और उसको हम लोग इक्वेट करेंगे 2 से, और वहां से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, और ये सब डाटा भी मिल जाएंगे, देखेंगे अभी। तो this implies that bs square is equal to minus k plus 1। this implies that s square equal to minus k plus 1 upon b। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर दें, k plus 1 by k plus 3, तो क्या हो जाएगा बताइए, minus k plus 1 divided by k plus 1 by k plus 3, यानी into k plus 3, कैंसिल हो गया। तो s स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, माइनस k प्लस 3। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रब कर रहे हैं, ठीक है, ये तो समझ ही चुके हम। तो देखिए एक और रिलेशन मिलने के लिए तैयार है। तो सिंस s स्क्वायर इक्वल टू माइनस k प्लस 3, therefore s equal to plus minus j root under k plus 3, ठीक है, s equal to plus minus j root under k plus 3। और ये जो root under k plus 3 है, इसी को क्या कहा जा रहा है, 2 रेडियन पर सेकंड, j ओमेगा, तो उसमें जो ओमेगा की वैल्यू वही तो ये है, ठीक है ना। तो therefore root under k plus 3 equal to 2, दोनों का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा बताइए, k plus 3 equal to
k plus 3 equal to 4 and therefore k is equal to 1. k is equal to 1 आ गया। तो कई लोगों का आया होगा k equal to 1, गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो k equal to 1, वो यहां से भी आप अगर k equal to 1 इसमें पुट करें तो 2 पॉजिटिव हो गया। अब जरा b को भी निकाल लिया जाए, b यहां से निकल जाएगा, तो b इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको, k प्लस 1 बाई k प्लस 3 यानी 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 बाई 2 इज योर आंसर। ओके, और यहां आप देखिए b इक्वल टू 1 बाई 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो अब इसको अगर आप कहाँ गए, यहाँ का अगर जीरो के बदले कुछ डालना होगा, ये के 1/2 आया ना, तो ये 1 इसको आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो 2b होगा यानी 1, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, 1 + 1 2, तो सभी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सही है और ये दो वैल्यूज निकल गए। ठीक है ना, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, s to the power 4 plus 6s cube plus 2k plus 1s square plus 8ks plus 4 equal to 0, और इसका आप लोगों को निकालना था वही तीनों चीज। मार्जिनली स्टेबल के लिए k की वैल्यू क्या होगी, अनस्टेबल के लिए k की वैल्यू क्या होगी और स्टेबल के लिए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका राउथ टेबल बना दिया है, यही वैल्यूज आई होंगी अगर आप भी बनाए होंगे तो। आइए सबसे पहला एक कंडीशन देखते हैं मार्जिनली स्टेबल के लिए। तो मार्जिनली स्टेबल के लिए कंडीशन ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी देखें कि ऑड वाला जो s क्यूब के ऑड वाला जो रो है उसको कंप्लीट 0 होना चाहिए। तो इसमें तो 6 है, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो सकता है। तो यानी कि मार्जिनली स्टेबल होने के लिए इसको किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसको हम लोग करें अगर 32k² प्लस 48k माइनस 144 बाई 4k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 32k² प्लस 48k माइनस 144 इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो रूट आएगा, एक रूट है 0.5271 मिनट, एक रूट आता है शायद इसका 1. 32k² प्लस 48k, तो ये आपको 32 48 माइनस 144, हाँ 1.5 और -3। ठीक है, तो ये k की एक वैल्यू आती है 1.5 और एक वैल्यू आती है -3। ठीक है, तो जरा सोचिए किस वैल्यू को लेंगे। अगर -3 लेंगे, देखिए मार्जिनली स्टेबल होने के लिए साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप k की वैल्यू -3 लेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस 6 -6/6 -1 नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता है। करेक्ट वैल्यू इज k इक्वल टू 1.5। ठीक है, और k इक्वल टू 1.5 पर सिर्फ यही नहीं निकालना होता है, हम लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो 4 डेढ़े 6, इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो यहाँ पे k की वैल्यू आई उसी को पुट करेंगे इसमें और वहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये 4 डेढ़े 6, 6 प्लस 6 12, 12/6 2, आई थिंक सही है। 6 + 6 12, 12/6 2, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका हो जाएगा आई थिंक 2s² प्लस 4 इक्वल टू 0, s² प्लस 2 इक्वल टू 0, therefore s² इक्वल टू -2 and therefore s इक्वल टू प्लस माइनस j√2 and therefore ओमेगा इक्वल टू √2 रेडियन पर सेकेंड। ओके ना, तो ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई। ठीक है, तो ये कंडीशन है मार्जिनल स्टेबिलिटी का। अब आते हैं सेकंड कंडीशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनस्टेबल का। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम पे बताया था, नंबर टेबल से। आज दूसरे मेथड से देखते हैं।
दो मेथड है इसको बनाने के, एक तो नंबर लाइन से भी है और दूसरा थोड़ा लॉजिकल है, वो भी ये बहुत आसान है, ये भी आसान है वो भी आसान है। ये वाला देखिए, तो अनस्टेबल के लिए क्या कंडीशन होगा, आइए लॉजिकली सोचते हैं। देखिए अनस्टेबल होने के लिए देयर मस्ट बी वन और मोर साइन चेंजेस, एक या एक से ज्यादा साइन चेंज होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये वैल्यू अगर ये माइनस हो गया तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। यानी एक कंडीशन जो है वो ये है कि 4k plus 6/6 should be less than 0. This implies that 4k less than, ये इधर जाएगा -6 and this implies that k less than -3/2। ध्यान से देखिए, यानी कि अगर k की वैल्यू -3/2 से कम है, -3/2 से कम है, इसका मतलब -3/2 से कम मतलब, और इधर अगर नंबर लाइन में देखें तो ये अगर -1.5 है, अगर k की वैल्यू -3/2 से कम है मतलब इस तरफ, तो -1.5 से कम हर वैल्यू के लिए ये पक्का है कि सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये आपका निगेटिव हो जाएगा, एक साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये एक कंडीशन तो निकल गया। लेकिन जब हम लोग को क्वेश्चन में ये पूछता है कि k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो हमको k की हर वैल्यू को बताना है, वो हर वैल्यू जिसके लिए सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अभी तो हमने कहा कि भाई कि लेस देन -3/2 के लिए सर्टेन है कि सिस्टम अनस्टेबल होगा, लेकिन क्या इधर भी कुछ वैल्यूज हो सकते हैं, क्या -1.5 इस तरफ भी कुछ वैल्यूज हो सकते हैं जिसके लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर हम सिर्फ बोले कि k लेस देन -1.5 के लिए अनस्टेबल होगा, तो इसका मतलब है कि इधर के और किसी वैल्यू के लिए अनस्टेबल नहीं होगा, समझ रहे बात। तो क्या कोई और वैल्यू है जिसके लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये चीज तो पता चल गई कि लेस देन -3/2 के लिए होगा। अब देखिए ऐसा, अच्छा लेस देन -3/2 के लिए तो अनस्टेबल होगा, और ग्रेटर देन -3/2 के लिए मतलब यहां -1 के लिए या +1 के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हम +1 लें तो यहां क्या होगा, 4 + 6 10/6 पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से समझिए, लेस देन -3/2 के लिए तो अनस्टेबल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेटर देन -3/2 के लिए, है ना, ये पॉजिटिव हो लेकिन ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाए और फिर भी सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। क्योंकि अनस्टेबल के लिए तो कम से कम एक साइन चेंज होना चाहिए। लेस देन -3/2 के लिए तो अनस्टेबल है क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेटर देन -3/2 के लिए भी ये तो पॉजिटिव हो लेकिन ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाए, हो सकता है ना। तो अब हम लोग को उन पॉसिबिलिटी को देखना है जिसके कारण ये निगेटिव हो सकता है, दिस, यानी कि के लेस देन -3/2 के लिए तो निगेटिव है, लेकिन इफ k is greater than -3/2, अगर k -3/2 से बड़ा है ना, तो ये तो पॉजिटिव है, ये इसके नीचे वाला ये भी पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव होगा, -3/2 मतलब -1.5, तो k ग्रेटर देन -1.5 मतलब -1 सपोज, तो -1 यहां पुट करेंगे तो -4 + 6 2 पॉजिटिव, यानी कि देखिए, यानी कि k ग्रेटर देन -3/2 पर ये जो वैल्यू है दिस इज पॉजिटिव। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को k की ऐसी वैल्यू पता करनी है ग्रेटर देन -3/2, जो कि -3/2 से ज्यादा हो लेकिन फिर भी सिस्टम क्या हो, अनस्टेबल हो, ठीक है ना। तो -3/2 से ज्यादा पर इस पूरे का ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, हम लोग को पता करना है कि ये उसमें किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, -3/2 से उस तरफ में।
तो k ग्रेटर देन -3/2 पर ये तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो हमको ये पता करना है कि k ग्रेटर देन -3/2 पे k की किस वैल्यू के लिए ये ऊपर वाला टर्म नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन -3/2 पर। अगर ये ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। और हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे कि दूसरा कंडीशन के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को लेस देन 0 करते हैं, ठीक है। तो अभी लॉजिकली ये सोच रहे हैं कि -3/2 के लिए तो सब होगा अनस्टेबल, लेकिन क्या इसके इधर के लिए भी कुछ k के लिए सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है? इसके इधर के लिए ये तो पॉजिटिव होगा, ये नीचे वाला पॉजिटिव होगा। हमको निकालना है कि k की किस वैल्यू के लिए ये ऊपर वाला नेगेटिव होगा। तो इफ k ग्रेटर देन -3/2 देन फॉर system to be unstable, then for system to be unstable 32k square plus 48k minus 144 then for should be less than 0, है ना। अगर k ग्रेटर देन -3/2 है तो सिस्टम को अनस्टेबल होने के लिए, क्योंकि ग्रेटर देन -3/2 पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे का पॉजिटिव ही है और ये भी पॉजिटिव है, इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, तभी सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो हम लोगों को k की वो वैल्यू पता करनी है जिसके लिए सिस्टम अनस्टेबल हो, ठीक है ना, मतलब लेस देन 0 ही ऊपर वाला। तो इसके हम लोग रूट्स निकाल चुके हैं, 1.5 और -3 आया था, k की वैल्यू कितनी आई थी 1.5 एंड k इक्वल टू -3। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, देखें इसको अगर हम लोग मतलब इस इक्वेशन को अगर इस पे मतलब इसमें से कुछ कॉमन वुमन भी होगा, अगर इन रूट्स के टर्म में लिखें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए k -1.5 इंटू k प्लस 3 लेस देन 0, कैसे लिख सकते हैं k -1.5 एंड k प्लस 3 इक्वल टू लेस देन 0 लिख सकते हैं ना। अब जरा देखिए यहां से दो रूट निकल रहा है, एक है k लेस देन 1.5 और एक है k लेस देन -3, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, k लेस देन 1.5 और दूसरा है k लेस देन -3। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन अगर k की ऐसी वैल्यू लें जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, जैसे अगर आप k इक्वल टू -4 लें तो वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, k लेस देन 1.5 तो -4 1.5 से कम है, ठीक है, और -3 से भी कम है। अगर दोनों कंडीशन लें k इक्वल टू ऐसा वैल्यू लें जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ -4 पुट करेंगे तो ये पूरा नेगेटिव होगा ना, -5.5, और यहां पुट करेंगे तो क्या होगा -1, तो ये दोनों माइनस हो गया तो टोटल वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 0, है नहीं। इसका मतलब है कि इस पूरे को लेस देन 0 होने के लिए ये दोनों कंडीशन ही होने चाहिए, है ना, या तो ये या तो ये, तो यानी कि k की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि -3 से तो कम है, -3 से कम है ना, और 1.5 से भी कम है, ये दोनों कंडीशन ही होने चाहिए, दोनों कंडीशन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों नहीं होना चाहिए, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हम ऐसा k का वैल्यू लें जो कि 1.5 से ज्यादा हो, मतलब क्योंकि कोई दोनों में से कोई एक लेंगे तब जा करके ये टोटल क्या होगा लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर k हम एक दोनों में से कोई एक लेना है, तो अगर हम मान लीजिए ये ले लेते हैं k लेस देन -3, यानी k की वैल्यू -3 से कम, मतलब इस तरफ। अगर हम इसको लेते हैं, इस वैल्यू को ले रहे हैं, तो हमको इसको नहीं लेना होगा, तभी ये टोटल नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा k ग्रेटर देन 1. तो
के लेस देन 1.5 है, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तब तो दोनों कंडीशन हो जाएगा, तब तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये इधर लेना होगा, ये प्लस इंफिनिटी माइनस। तो आप बताइए क्या कोई भी ऐसा वैल्यू हो सकता है इस धरती पर दुनिया में जो कि -3 से कम हो और 1.5 से ज्यादा हो? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा एक और केस ये हो सकता है कि एक तो अभी कह लिए कि के लेस देन -3 है और इसको नहीं लिए कि ग्रेटर देन 1.5 लिए। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इस कंडीशन को ले और इसको ना लें। इस कंडीशन को ले मतलब के लेस देन 1.5 से कम है और इसका मतलब के ये तो ले लिए तो ये नहीं लेंगे, के ग्रेटर देन -3 मतलब ये -3 से ज्यादा है। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 1.5 से कम हो और -3 से ज्यादा हो? वो सारी वैल्यू हो सकती है जो कि -3 और 1.5 के बीच में लाई करता हो। समझ आ गई बात? तो यानी कि इस पूरे को इस इक्वेशन को लेस देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि -3 ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1.5। ठीक है ना? तो k ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1.5 वो कंडीशन है जिसके लिए ये आपका लेस देन 0 होगा। ठीक है ना? अगर k की वैल्यू -3 और 1.5 के बीच में है तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या होगा? लेस देन 0। अब देखिए हम लोगों ने ये लिया था कि अगर k ग्रेटर देन -3/2 हो, तो अगर k की वैल्यू -3/2 से ज्यादा है, जो कि हम इसको मान लिए हैं k ग्रेटर देन -3/2 है, तो k की किस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव है? k बिटवीन -3 एंड 1.5 मतलब -3 से 1.5 के बीच का k की वैल्यू लेंगे तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यानी एक कंडीशन है हमारा k लेस देन -3/2 यानी k को -1.5 से कम होना चाहिए, k को -1.5 से कम होना चाहिए। मतलब ये भी अगर एक ये भी कंडीशन हो गया तो भी होगा, लेकिन हम लोग क्या पता करना चाहते थे कि क्या इसके बाद का -3/2 से ज्यादा के लिए भी कोई वैल्यू है जिसके लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो -3/2 से इस तरफ यहां देखिए तो -3/2 कुछ यहां होगा, मान लीजिए -1.5। तो पहले कंडीशन से ये पता चला कि अगर k की वैल्यू -1.5 से इधर होगी तो भी सिस्टम अनस्टेबल होगा, और दूसरे कंडीशन से ये पता चला कि अगर आपकी k की वैल्यू 1.5 और इसके बीच में होगी तो भी सिस्टम अनस्टेबल होगा। मतलब हम जो चाह रहे थे कि इसके इधर k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो वो आ गया 1.5 से कम, है ना? यानी कि 1.5 से कम की हर वैल्यू के लिए सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मतलब कि जो फाइनल अनस्टेबिलिटी का कंडीशन आएगा ये है -1.5 से कम का, और सेकंड से निकला -3 से 1.5 के बीच में, तो टोटल दोनों का कंबाइन क्या हो जाएगा? -3/2 से होगा ही 1.5 से कम। इसमें एक और बात समझिए, k लेस देन 1.5 यही कंडीशन होगा। एक और बात ये समझिए कि -1.5 से इधर के लिए मतलब वैल्यू क्या है? k लेस देन 1.5 -1.5 से 1.5 के बीच का जो भी वैल्यू है उसके लिए ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा और आपका साइन चेंज यहां पे हो जाएगा। ठीक है? -1.5 से -3 के बीच में, -1.5 से -3 के बीच में ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है? -1.5 से इधर, फिर -3 से इधर चले तो -3 से अगर इधर की कोई वैल्यू लेंगे -3 से इस तरफ, तो ये तो नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव ही होगा, ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर से आपका सिस्टम यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो सिस्टम अनस्टेबल अभी भी रहेगा। तो ये भी एक तरीका है और थोड़ा समझने में ये भी आसानी है, प्रैक्टिस आपको हो जाएगा।
इसमें हम लोग ने कुछ नहीं किया, पहले ये कंडीशन निकाला और ये कंफर्म किया कि लेस देन -3/2 के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन क्या के की और भी कोई वैल्यू हो सकती है जिसके लिए सिस्टम अनस्टेबल हो? तो उसके लिए हमने मान लिया कि अगर के ग्रेटर देन -3/2 है तो मतलब ये पॉजिटिव, तो सिस्टम को अनस्टेबल होने के लिए इसको लेस देन 0 होना चाहिए। वहां से हमारा 2 आया, के लेस देन 1.5, के लेस देन -3। अगर हम ऐसा के लें जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो अगर हम इससे भी कोई ऐसा के दोनों को सेटिस्फाई करे, जैसे -4 लिए, तो ये भी निगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो के की वैल्यू ऐसी होगी निगेटिव होने के लिए, तो या तो इसको सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई करे। तो उसमें 2 कंडीशन है, एक ऐसी वैल्यू जो -3 से कम हो, 1.5 से ज्यादा हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या दूसरी ऐसी वैल्यू जो 1.5 से कम हो और है ना, के लेस देन -3, के ग्रेटर देन -3 हो और 1.5 से कम हो। इसको लिए तो इसको नहीं लिए, तो वो वैल्यू इसके बीच में आ गई, ये -3 से 1.5, -3 से 1.5 के बीच में ये निगेटिव होगा। तो -1.5 से इधर के लिए, -1.5 से इधर के तो यही संभाल लेगा, लेकिन -1.5 से +1.5 में भी आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, क्योंकि उस समय कौन निगेटिव होगा? ये निगेटिव होगा और सिस्टम को अनस्टेबल रखेगा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और स्टेबिलिटी का इसी का रिवर्स, के ग्रेटर देन 1.5 हो जाएगा, उसको हम 1 मिनट देखते हैं। देखिए स्टेबिलिटी के लिए वही लॉजिक से सोचेंगे, देयर मस्ट बी नो साइन चेंज, एक भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फॉर स्टेबिलिटी 4k + 6/6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी k मस्ट बी ग्रेटर देन -3/2, यानी k को -3/2 से ज्यादा होना चाहिए, k को -1.5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर k की वैल्यू -1.5 से ज्यादा होगी तो ये जो है ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि हो सकता है कि ग्रेटर देन -3/2 के लिए ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा हो सकता है, देखिए इसके इधर के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, कि लेस देन -3/2 के लिए तो यही निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो k की जो भी वैल्यू लेनी है वो तो इसके इधर ही लेना है, ठीक है ना, इसके इधर के लिए तो यही निगेटिव हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो k की जो भी वैल्यू होगी वो -1.5 से तो बात की होगी, लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि हो सकता है कि ग्रेटर देन -1.5 के लिए भी हो सकता है कि ऐसा वैल्यू हो k का जिसके लिए ये तो पॉजिटिव है, ये नीचे वाला पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला निगेटिव हो सकता है। यानी कि एक कंडीशन ये तो है, लेकिन कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए इस रेंज में कहीं भी इसको निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इफ मतलब कि k ग्रेटर देन -3/2 अगर हम ले रहे हैं कंडीशन, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो ये है, दूसरा मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर हम k ग्रेटर देन -3/2 ले लिए तो ये तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब ये ग्रेटर देन 0 किस कंडीशन पर होगा? तो नाउ for system to be stable, for k greater than -3/2, ग्रेटर देन -3/2 के लिए सिस्टम को स्टेबल होने के लिए, ग्रेटर देन -3/2 पे ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि 32k² + 48k - 144 = 0। इसको फिर से हम लोग ब्रेक करें तो इसके रूट्स क्या थे? s - 1.5 और s + 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, यही है, यानी सॉरी k है नहीं, k - 1.5 × k + 3 greater than 0, therefore k greater than 1.5 and k greater than -3, ठीक है। अब देखिए जरा, यानी कि
इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, के ग्रेटर देन 1.5 और के ग्रेटर देन -3। अगर ग्रेटर देन 1.5 लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन -3 लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, तभी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन 0। या तो ये या इसका रिवर्स, मतलब दिस सेट और के लेस देन 1.5 एंड के लेस देन -3, या तो ये, क्योंकि अगर के लेस देन 1.5 लें तो ये निगेटिव, के लेस देन -3 लें -4 समथिंग तो ये निगेटिव, फिर निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर के ग्रेटर देन 0। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है इसके पॉजिटिव होने की, या तो ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए के ग्रेटर देन -3, इसका जरा अगर नंबर लाइन बनाए तो के ग्रेटर देन -3 मतलब -3 के ग्रेटर, मतलब कि इधर, ठीक है, एंड के ग्रेटर देन 1.5, के ग्रेटर देन 1.5। तो ऐसा तो वैल्यूज पॉसिबल है ना, जो कि 1.5 से भी ज्यादा हो और -3 से भी, ऐसा तो कई सारी वैल्यूज हैं। 1.5 के बाद का हर वैल्यू और सही भी है, 1.5 के बाद का कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 2, तो 2 को आप यहां पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो कि के लेस देन -3, लेस देन -3 और के लेस देन 1.5 हो? ऐसा भी पॉसिबल है। लेस देन -3 मतलब इधर एंड लेस देन 1.5 मतलब इधर, मतलब -3 के इस तरफ की सारी वैल्यू के लिए, मतलब दोनों को अगर कंबाइन, मतलब दोनों लेना होगा ना तभी होगा दोनों। तो के लेस देन 1.5 मतलब यहां से इधर, के लेस देन -3 मतलब -3 से इधर। तो कंबाइन अगर लें तो -3 के इधर की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। आप ले लीजिए -4 ले लीजिए, तो ये निगेटिव ये निगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस हैं इसके पॉजिटिव होने के। लेकिन हम क्या जानते हैं कि पहला कंडीशन कि के मस्ट बी ग्रेटर देन -1.2 -3.2, कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए कि के को -3/2 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। तो के को, यानी हम इस -1.5 के इधर तो सोच ही नहीं सकते, है ना, तो इसको इससे ज्यादा ही होना चाहिए। और यहां पर क्या देख रहे हैं ये कि -3 और 1.5, और यहां से क्या देख रहे हैं कि के मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5, और यहां से क्या देख रहे हैं कि के मस्ट बी लेस देन -3। तो के लेस, इससे तो ये निकला ना के मस्ट बी लेस देन -3, तो लेस देन -3 तो ले ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये कंडीशन वायोलेट हो जाएगा। अगर के -3 लें, मान लीजिए -4 लें, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा। यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो अनस्टेबल। यानी ये तो कंडीशन इसके पॉजिटिव होने का है, लेकिन सिस्टम के स्टेबल होने का नहीं है। और ये जो कंडीशन है के मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5, इसके लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है 1.5 से ज्यादा। समझिए बात। ये जो ऊपर वाला है, ये इसके बीच की किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। ये तभी पॉजिटिव होगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब के ग्रेटर देन 1.5 होगा तभी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव होना है, समझ में आ रही बात। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए -1.5 के पहले का तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो यही 0 हो जाएगा। -1.5 से लेकर के 1.5 के बीच में, -1.5 से लेकर के 1.5 के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये निगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पॉजिटिव होने का कंडीशन है के मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5। -1.5 के बीच का कोई भी वैल्यू आप लीजिए, यहां पर अगर 1 लीजिए तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन 1 लेंगे तो 1 + 3 ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि -1.5 से 1, यहां से कंडीशन क्या है, के ग्रेटर देन 1.5,
इसके पॉजिटिव होने के लिए k को 1.5 से ज्यादा होना ही चाहिए, है ना। और यहां से कंडीशन क्या है, -3/2, -1.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो -1.5 से ज्यादा एंड 1.5 से ज्यादा दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब k ग्रेटर देन 1.5 होगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, पिछले क्वेश्चन को भी आप लॉजिक से बना करके सोचिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन स्टेबिलिटी आपका ओवर हुआ। अब आपके सिलेबस में हम देखें एसबीटी में तो एक और टॉपिक छोटा सा है दिया हुआ, रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो उसको भी देख लेते हैं। अभी तक क्वेश्चन उससे पूछा नहीं है बट नो वन नोस, तो इसलिए उसको देख लेते हैं। वो छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट। देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है, इसके लिए हम दो सिस्टम लिए। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+3, ठीक है, CS/RS = 1/s+3। RT मान लीजिए इंपल्स फंक्शन है ΔT और RS = RT ΔT है तो RS = कितना हो जाएगा 1, तो CS = क्या है 1/s+3, मतलब कि RS = 1 पुट करेंगे यहाँ पर इनपुट, अगर इंपल्स देंगे तो CS कितना हो जाएगा 1/s+3, तो CT कितना हो जाएगा, इसका लैप्लास इनवर्स लीजिए e⁻−3t, तो टाइम कांस्टेंट कितना है 1/3 सेकंड, ठीक है, तो टाइम = 1/3 सेकंड, तो 5 टाउ = 5/3 सेकंड। क्लियर। अब देखिए, ठीक है, 5/3 सेकंड हो गया। अब अगर इसका कर्व बनाए इंपल्स रिस्पांस प्लॉट, तो हम जानते हैं कि 5 टाउ पे जाकर के 3 to 5 टाउ में आपका ट्रांजिएंट पार्ट खत्म होता है, स्टेडी स्टेट पार्ट शुरू होता है। तो इसका ट्रांजिएंट पार्ट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा 5/3 सेकंड, मतलब 1.66 सेकंड, ठीक है। इसका अगर पोल लोकेशन बनाए तो कहां पर आएगा -3 पर। सिमिलरली एक दूसरा सिस्टम देखते हैं जिसका है 1/s+8, इसका भी पोल लोकेशन कहां होगा -8 पर। ये 0 है, ये s = 0 का पॉइंट है ना, ये भी s = 0 का पॉइंट है, ठीक है। और इसमें भी इंपल्स रिस्पांस दे ΔT, RS = 1, CS = 1/s+8 होगा ना, और CT = e⁻80 e⁻t/1/8, टाउ = 1/8, 5 टाउ = 5/8। तो ये सिस्टम का 5 टाउ पर ये भी इसका भी ट्रांजिएंट खत्म होगा 0.5/8 मतलब 0.625 सेकंड। देखिए ये दोनों ही सिस्टम स्टेबल हैं क्योंकि दोनों के ही पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, दोनों का ही रिस्पांस बाउंडेड रिस्पांस है, इनपुट भी बाउंडेड था, आउटपुट दोनों स्टेबल है। लेकिन रिलेटिवली स्टेबल कौन ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल है जिसका ट्रांजिएंट पार्ट जल्दी खत्म होता है और स्टेडी स्टेट पार्ट आ जाता है। तो जिस सिस्टम का ट्रांजिएंट पार्ट जितना जल्दी खत्म हो वो उतना ही ज्यादा रिलेटिवली क्या है स्टेबल है। तो यहां पर इस सिस्टम का ट्रांजिएंट पार्ट 1.66 सेकंड में खत्म होगा और इस सिस्टम का ट्रांजिएंट पार्ट 0.625 सेकंड में खत्म होगा, इसलिए ये सिस्टम इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। और इसका मतलब ये भी है कि जितना अब ये -3 यहां था, ये -8 यहां था, इसका मतलब ये भी है कि जितना ज्यादा पोल लोकेशन इस j-ओमेगा एक्सिस से दूर होगा उतना ही टाइम कांस्टेंट कम होगा और उतना ही ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। मतलब एक सिस्टम जिसका की पोल लोकेशन j-ओमेगा एक्सिस से क्लोज है और दूसरा जिसका दूर है, तो जिसका पोल लोकेशन दूर है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जिसका क्लोज है, ठीक है। तो ये तो समझने की बात हो गई। अब आते हैं एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए मान लीजिए कोई सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ये दिया हुआ है SQ + 3² + 2s+2। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है बाय राउथ-हर्विट्ज, ठीक है ना। तो SQ s² s⁻1 s⁻0, आइए ये 1 ये 3 ये 2 ये 2 0 0, कम ऑन बताइए इसका है की वैल्यू 6 - 4 6 - 2 यानी 4/3, ठीक है। 6 - 2 4/3, here 0 0, 4/3 × 2 here 2। तो सिस्टम क्या है स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। अच्छा ये नो साइन चेंज, देयर आर नो साइन चेंजेस, इसका मतलब कि राउथ-हर्विट्ज जैसा हम लोग जानते भी हैं सिग्मा -सिग्मा j-ओमेगा - j-ओमेगा, ये पॉइंट है s = 0, ठीक है ना।
ये एक्सिस भी क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू 0 एक्सिस है, या सिग्मा इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये जो ये सिस्टम स्टेबल है और राउथ ऑर्बिट्स हमको पोल लोकेशन ही बताता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि पोल्स होंगे कहाँ। तो इसके पोल्स कहाँ होंगे, ऑल विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन, लेफ्ट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ दिस पॉइंट s इक्वल टू 0। मतलब कि ये सिस्टम s इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है s इक्वल टू 0, इसके रिस्पेक्ट में स्टेबल है, इसके रिस्पेक्ट में ये सिस्टम स्टेबल है ना। क्यों, क्योंकि s इक्वल टू 0 अगर ये एक्सिस है तो इसके इस तरफ सभी पोल्स क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो सभी पोल्स इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ठीक है ना। ये पोल लोकेशंस कहाँ है हमको नहीं पता, लेकिन साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि सभी पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, सिस्टम स्टेबल। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि s इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में ये स्टेबल है कि नहीं है, वो भी पता कीजिए, और ये पता कीजिए कि s इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कि फाइंड आउट द सिस्टम इज रिलेटिवली स्टेबल और नॉट विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल टू -1 या -2, कुछ भी दे सकता है। हम एक सिंपल लिए -1। ये पूछ रहा है कि ये सिस्टम s इक्वल टू 0 के लिए स्टेबल है कि नहीं, वो पता कीजिए, तो वो तो पता चल गया। लेकिन ये सिस्टम s इक्वल टू -1 के लिए स्टेबल है कि नहीं, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए कि s इक्वल टू 0 के लिए स्टेबल है। कैसे निकला, s इक्वल टू 0 एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसका मतलब है कि सभी पोल्स s इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, इसका मतलब s इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में ये स्टेबल है। अब ये कैसे पता करेंगे कि s इक्वल टू -1 के लिए स्टेबल है कि नहीं, सोचिए सोचिए। तब तक में हम आपको इस इक्वेशन के 3 जो एग्जैक्ट, ये तो कैलकुलेटर पर सॉल्व हो सकता है, 3 एग्जैक्ट रूट्स पोल्स कहां कहां होंगे वो निकालते हैं। तो जब तक आप सोच रहे हैं तब तक में हम ये काम कर लेते हैं। तो इक्वेशन डिग्री 3 1 3 2 2, तो इसका एक रूट आ रहा है -2.52, दूसरा इमेजिनरी है -0.239 प्लस -0.85 जी। ठीक है, इसके 3 रूट से निकल गए। ठीक है, ओके। तो इसके ये s³ + 3² + 2s + 2 के रूट्स मैंने निकाली, ये हेल्प करेगा। तो देखिए, यानी s इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में स्टेबल है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन यहाँ पर s इक्वल टू -1 का, अगर कोई लाइन, हमको नहीं पता पोल लोकेशन, राउथ ऑर्बिट से तो नहीं बताता है पोल लोकेशन का, हम अगर मान लीजिए एक लाइन यहाँ पर s इक्वल टू -1 का अगर एक एक्सिस बनाए, s इक्वल टू -1 का एक्सिस, ठीक है, तो अगर कोई पोल इस s इक्वल टू -1 के राइट हैंड साइड में है, सपोज ये पोल, ये s इक्वल टू राइट हैंड साइड में है, मान लीजिए कि इसके जो 3 पोल्स थे, जैसे यहीं पर देखिए, एक पोल -2.52 पर है, तो वो तो -1 के इधर होगा, एक पोल -0.239 प्लस -0.85 है, तो वो तो कुछ यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि s इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में तो सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तो s इक्वल टू 0 के लिए तो सिस्टम स्टेबल है। लेकिन s इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में आप क्या देख रहे हैं कि एक पोल तो इधर है -2.52, लेकिन बाकी दोनों पोल्स कहाँ हैं, बाकी दोनों पोल्स इमेजिनरी पोल्स हैं, और वो कुछ यहां पर है ना, एक पोल यहां और एक पोल यहां। तो s इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में तो सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि इसके इधर सभी पोल्स इधर ही हैं, लेकिन s इक्वल टू -1 के लिए ये अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में एक पोल इधर है, बाकी 2 पोल राइट हैंड साइड में, तो s इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में ये सिस्टम अनस्टेबल है। s इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में स्टेबल है, लेकिन s इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में अनस्टेबल है। तो ये तो क्यूब था, इसलिए ना पता चल गया है ना।
अगर ये 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, कुछ और पावर रहता जो वैल्यू आप कैलकुलेटर पे नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका क्या तरीका होता? बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, देयर इज वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको एग्जाम में जनरली रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछेगा तो ये बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि s इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। हम लोग को पता चल गया कि अनस्टेबल, लेकिन उसको प्रूव करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? तो s इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ऐसे लिखेंगे, लेट s इक्वल टू -1, this implies that s plus 1 equal to 0 and equal to z. s plus 1 equal to 0 and that equal to z. This implies that s equal to z minus 1. ठीक है, s equal to z minus 1, ये आप ये समझिए कि s equal to -1 का जो एक्सिस होगा, ये s equal to -1 और z इक्वल टू 0 का एक्सिस होगा। ठीक है, ये हम लोग राउथ-हर्विट्ज में भी किए थे। जीटा जब दूसरा जो तरीका था जीटा वाले को सॉल्व करने का, एप्सिलॉन वाले को सॉल्व करने का, तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, जैसे हमको बोला कि s इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में, तो लेट s इक्वल टू -1 एंड इसको इधर लाएंगे तो s प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू z। ठीक है, तो ये s इक्वल टू -1 का जो एक्सिस है उसको मान लेंगे कि वो z इक्वल टू 0 का एक्सिस है, और जहां z क्या है, s प्लस 1 के बराबर है, या s क्या है, z माइनस 1 के बराबर है। अगर यही चीज सपोज आपसे पूछता कि s इक्वल टू -2 के लिए बोले तो क्या करते हैं? दिस इंप्लाइज दैट s प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू z एंड देयरफॉर s इक्वल टू z माइनस 2, और ये जो एक्सिस है ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, z इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो चीज थी पहले s प्लेन के रिस्पेक्ट में, वो अब ये z एक्सिस हो गया, तो z प्लेन के रिस्पेक्ट में अब सारी चीजें सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही होगा। बस अब ये z इक्वल टू 0 का, ये अब z इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे। s इक्वल टू 0 के लिए तो हमको पता ही है कि सिस्टम स्टेबल है। अब देखना है कि z इक्वल टू 0 के लिए सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, s इक्वल टू -1 के लिए सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तरीका क्या है? तरीका समझिए, तरीका क्या है, s इक्वल टू -1, s प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू z, s इक्वल टू z माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस z प्लेन पर चेक करने के लिए s इक्वल टू z माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और z के टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाएंगे, फिर उस पर राउथ-हर्विट्ज लगाएंगे और चेक करेंगे कि उसके लिए साइन चेंज आ रहा है क्या, और उसके लिए अगर साइन चेंज आ रहा है इसका मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में कुछ है उधर। आइए तो जल्दी से करें। Therefore, putting s equal to z minus 1, this implies that z minus 1 का whole cube plus 3z minus 1 का whole square plus 2z minus 1 plus 2 equal to 0। ये मैं करके रख चुका हूँ। ये वैल्यू आती है z क्यूब, ये वैल्यू आती है आपको z क्यूब माइनस z प्लस 2, z क्यूब माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस इसको, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, z क्यूब प्लस 0 इंटू z स्क्वायर माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग राउथ-हर्विट्ज लें तो सॉरी z के टर्म्स में आएगा z क्यूब z स्क्वायर z टू द पावर 1 z टू द पावर 0। z प्लेन कुछ भी नहीं है, z प्लेन जो हमने s इक्वल टू -1 जो रवि पूछ रहे थे कि z प्लेन क्या है, z प्लेन कुछ भी नहीं है, माना हुआ एक प्लेन है कि s इक्वल टू -1 जो एक्सिस है, क्योंकि हम यहाँ पे अब हमको इस एक्सिस के टर्म्स में निकालना है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल होगा, है ना। तो हमने s इक्वल टू -1 के एक्सिस को z इक्वल टू 0 का एक्सिस मान लिया और उसके टर्म में स्टेबिलिटी को देखने के लिए क्या किए, s इक्वल टू z माइनस 1 इसमें पुट किए, ये आया। अब इसमें जरा देखिए 1 0, ये 1 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 2 0 0। तो यहाँ पहला टर्म 0 है, इसको जीटा मान लीजिए समथिंग,
है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस जीटा माइनस 2 बाई जीटा 0 0, यहाँ पे 2 0 0। देखिए ये पॉजिटिव, ये क्या होने वाला है, नेगेटिव, यानी कि साइन चेंज आपका हो गया, ये नेगेटिव होगा, साइन चेंज है। नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू 2। देखिए सब कुछ सेटिस्फाई होगा। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना होगा, 2, मतलब राइट हैंड साइड पोल इक्वल टू 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड पोल इक्वल टू 1। अब बात समझिए, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप कि इस एक्सिस के राइट हैंड साइड पे 2 पोल है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पोल है। इस एक्सिस के राइट हैंड साइड पे 2 पोल है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पोल है, ठीक है। यही सिस्टम s इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में स्टेबल था, मतलब सारे के सारे पोल इधर थे। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि एक पोल इधर है, बाकी दोनों पोल इधर है, तो वो दोनों पोल कहां होंगे, क्या वो दोनों पोल इसके भी उधर होंगे, नहीं। अगर इसके इधर होते तब तो पूरा सिस्टम अनस्टेबल होता, वो निश्चित तौर पे इन दोनों के बीच में होंगे, जो कि हम लोग देखे थे इमेजिनरी आया था, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपको ये समझ में आया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो सिंस देयरफॉर ये राइट हैंड साइड पोल इक्वल टू 2, देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू s इक्वल टू -1। -1 के रिस्पेक्ट में सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम जो आप घर पे करेंगे वो कुछ ये है, s³ प्लस 7s² प्लस 25s प्लस 39 इक्वल टू 0। इसको आप चेक करेंगे कि s इक्वल टू -1 के लिए ये स्टेबल है कि नहीं। पहले s के लिए चेक करेंगे, फिर s इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं s इक्वल टू 1 के रिलेटिव में। ये क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो क्योंकि नए क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, है ना, जो पूछाया है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नए क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, नया नया टॉपिक टच हो रहा है, इसलिए आप छोड़िए नहीं, इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत आसान है। तो आज ये रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूट लोकस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक में आप प्रैक्टिस करें, बहुत जल्द आपको नया लेक्चर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।